नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 फरवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक क्विज में हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स के बारे में है। इसमें कथन में आपको देख के बताना है कि इसमें से प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन करता है। मैं आपको बताता हूं ये चर्चा में क्यों आया। जैसा कि आपको पता है, आज के द हिंदू के विश्लेषण में भी हमने चर्चा करी थी स्पाई बलून के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा। मैंने हर चीज आपको बताई है कि क्या होते हैं स्पाई बलून और किस तरीके से चाइना का जो स्पाई बलून था वो कहां कहां से घूमता हुआ यूएस के ऊपर आया। फिर फाइनली आप देख रहे होगे कि यूएस ने F-22 रैप्टर के द्वारा इस बलून को शूट कर दिया। अब चूंकि यहां पर स्पाई बलून चर्चा में आया है, इसी वजह से प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स चर्चा में आ गया। यूएसए के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो उस टाइम का यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ था। इसमें जो भी गुप्त सूचनाएं इनकी सेनाओं के बारे में हो सकती है, इसके बारे में पता लगाने के लिए यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। पहला कथन है, यह संयुक्त राज्य वायुसेना का एक कार्यक्रम था जिसने हवाई तस्वीरें लेने और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सोवियत संघ के ऊपर निगरानी गुब्बारे लॉन्च करने के लिए डिजाइन करा गया था। यह कथन एकदम सत्य हो जाता है। बाकी कथन एक बार चेक कर लेते हैं। यह लीबिया में अंतरिक्ष सक्षम क्षमताओं का व्यापक उपयोग, तो इसका लीबिया का कोई रिलेशन नहीं है इससे। सरकारी और नागरिक बुनियादी ढांचे पर ईरान का एक साइबर हमला, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अमेरिकी कार्यक्रम, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, चूंकि अभी स्पाई बलून का मुद्दा उठा है तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कैग से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ये आपके सामने कथन है, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक कमिटी का गठन किया है। वो कमिटी बेसिकली जो 24 मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के, वो मिसिंग हैं, तो उसके बारे में पता लगाएगी कि ये चीजें कहां हैं। इसी कमिटी का जो रिलेशन है, यहां पर ऑडिट करने के लिए कैग का रोल आ जाता है। अब देखिए, चाहे कैग किसी न्यूज में रहें या ना रहें, हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से कैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। तो आपको इसके बेसिक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए, चाहे संसद की बात कर लीजिए या जो राज्य के विधान मंडल होते हैं इनकी बात कर लीजिए, तो इनके खर्चों के ऊपर एक अंकुश लगाने के लिए इनका जो अकाउंटेबिलिटी होती है जनता के प्रति कि भाई कितना खर्चा होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें एक संस्था की आवश्यकता थी और वो संस्था कैग है। कैग की बात करते हैं तो ये एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय का मतलब हो जाता है कि संविधान के आर्टिकल अगर 148 से लेकर 151 तक जो प्रावधान है वो किसके बारे में दे रखे हैं, कैग के बारे में। दूसरा, इनकी नियुक्ति जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है और इनको हटाया भी प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है। बट इनको हटाने के लिए जो आधार होना चाहिए, ठीक है, वो सेम वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी आपको कैग जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला कथन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित आधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे और उसको पद से केवल उसी रीति और आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। एकदम सही कथन है। अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए पात्र नहीं है। एकदम सही है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि वह कैग को भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में देखते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। पहले और दूसरे कथन एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शॉर्ट फॉर्म में एनसीबीएस कहते हैं, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। बेसिकली जीव विज्ञान से संबंधित जो भी शोध वगैरह होते हैं उसके लिए एक पाइनियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर चर्चा में क्यों आया। इंडिया के अंदर साइंस में जो इवोल्यूशन हुआ है, जो भी परिवर्तन आए हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, उससे संबंधित जो डेटा होता है उसको इस इंस्टीट्यूट में यहां पर रखा जाएगा। तो एक सेंटर बनाया जा रहा है एनसीबीएस के इंस्टीट्यूट में। इस वजह से ये न्यूज जो थी वो चर्चा में आ गई। बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट के अंडर में ये इंस्टीट्यूट काम करता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा।
अब पहला कथन है एनसीबीएस एक अनुसंधान केंद्र है जिसकी जैविक अनुसंधान में विशेषज्ञता है और यह हैदराबाद में है। हैदराबाद गलत हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट सही है। यहां पर बेंगलुरु होना चाहिए था। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक हिस्सा है। यह कथन एकदम सही हो जाएगा। तो हमारा यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं म्यूऑन से संबंधित, इसको देख के सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर चर्चा में क्यों आया, चाइना के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये लोग म्यूऑन की हेल्प से जो चाइनीज वॉल है उसके आर्किटेक्चर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसका एक 3D डायग्राम के माध्यम से उसके आर्किटेक्चर को और अच्छे से समझेंगे। अब यहां पर चूंकि म्यूऑन की बात चली है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक म्यूऑन के बारे में। तो पहली चीज जानिए कि जैसा यहां पर लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। एलिमेंट्री का मतलब और अच्छे से समझाऊं तो यहां पे एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल का मतलब है कि इसको अब और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि स्पेस में जो कॉस्मिक रेज होती हैं, ठीक है, यही कॉस्मिक रेज जब हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती हैं ना, तो इनके टकराने के बाद जो ये म्यूऑन्स पार्टिकल हैं इनका निर्माण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तुलना करी जाए तो काफी हद तक इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलती जुलती है। परंतु एक चीज इलेक्ट्रॉन से सबसे ज्यादा होती है इनकी, वो है इनका मास। जो इनका द्रव्यमान होता है वो 207 गुना, यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है 207 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। हालांकि अगर इनके चार्ज की बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज होता है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर होता है। इनको बोला जाता है लेप्टॉन वर्ग के एलिमेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। लगातार रोटेशन इनमें होता रहता है, तो इस रोटेशन के कारण ना, जैसे ये रोटेट करते हैं तो इससे इनके चारों तरफ ना एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अधिक होती है, तो किसी भी चीज को ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो जब ये पेनिट्रेट करते हैं तो अंदर के स्ट्रक्चर को हम इनकी माध्यम से देख सकते हैं। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। म्यूऑन अस्थिर प्राथमिक कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से भारी होते हैं, एकदम सही बात है। एक्स रे की तुलना में बहुत अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यह भी कथन सही हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोटों की भविष्यवाणी करने के लिए म्यूऑन का उपयोग मैग्मा कक्षों, ये इसका मतलब होता है चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स के चित्रण के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर चैम्बर्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर होता है, दुर्बल मंडल होता है, वहीं पर मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। तो उनके आर्किटेक्चर को अध्ययन करने के लिए भी इसका यूज होता है। म्योग्राफी का उपयोग परमाणु आपदाओं से क्षतिग्रस्त परमाणु रिएक्टरों की स्थिति की जांच करने के लिए किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अधिक होती है, तो काफी अंदर तक ये प्रवेश कर सकते हैं। तो यहां पर चारों ही कथन सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 2007 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देख लेते हैं। पी नोट्स की बात हो रही है, पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अब ये इकोनॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हम लोगों ने कैग पे चर्चा करी थी, तो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक आता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। देखिए सिंपल शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है, ठीक है, बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो सुन लीजिए। विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या करना है कि भारत के अंदर जो स्टॉक मार्केट है या जो शेयर मार्केट है ना, उसमें वो व्यक्ति निवेश करना चाहता है, तो वो निवेश नहीं कर सकता डायरेक्टली। अब क्या होगा, वो किसके माध्यम से निवेश करता है? वो निवेश करता है एफआईआई के माध्यम से। अब ये एफआईआई क्या होते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। अब ये एफआईआई क्या होते हैं? ये कोई म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, ये कोई बैंक हो सकते हैं, ये कोई पेंशन फंड हो सकते हैं, ये कोई बीमा फंड हो सकते हैं। इस टाइप की जो कंपनीज हो सकती हैं एफआईआई के अंदर, तो ये एफआईआई जो होती हैं, ये भारत के अंदर जो सेबी है इसमें अपने आप को पंजीकृत करवा लेती हैं। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? इस एफआईआई के माध्यम से ये इनमें पैसे खर्च करेगा। ये एफआईआई जो है ये इसको देंगी पी नोट्स। अब यही पैसा जो एफआईआई हैं ये भारत के अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगी। तो एक तरीके से जो विदेशी व्यक्ति होते हैं वो इनडायरेक्टली भारत के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं वाया एफआईआई के। तो ये पी नोट्स जो होते हैं एफआईआई के द्वारा इन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनसे कि पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर सकें। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे संबंधित हैं? तो संचित निधि से इसका कोई लेना देना नहीं है, यूएनडीपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर क्या आ जाएगा? बी, विदेशी संस्थागत निवेश। इसी को हम लोग एफआईआई के नाम से जानते हैं। आज के तथ्य पे नजर डालते हैं, नॉर्थ स्टार। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया। यहां पर आपको पता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि जो पार्लियामेंट है इज द नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जिस तरीके से जो नॉर्थ स्टार होता है जिसको पोलरिस भी बोलते हैं, तो पोलरिस क्या होता है? ये दिशा दिखाने के काम आता है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो भी
लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है तो उसको दिखाने का काम करती है। यही स्टेटमेंट थोड़े दिनों पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था, और ये किसके लिए बोला था? ये बोला था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो संविधान का आधारभूत ढांचा है वो भी एक दिशा दिखाने का काम करता है। अब देखिए यहां पर ये तो हो गई एक उपमा, इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में कोट कर सकते हो, बट यहां पर इंपॉर्टेंट साइंस की दृष्टि से बेसिक हो जाता है हमारे लिए, वो है पोलैरिस। अब ये पोलैरिस क्या होता है? देखिए ये हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का ये अक्ष होता है, तो हम लोग इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल जो है ना, उसके ठीक एकदम सीधे जो है, इसी को हम लोग, इस तारे को बोलते हैं नॉर्थ स्टार, जिसको बोला जा रहा है पोलैरिस। अब ये ठीक सीधे बोल रहे हैं, बट इसमें अगर डिग्री आप काउंट करोगे तो नॉर्थ पोल, मान लीजिए ये वाली लाइन आ रही है, तो इससे 1 डिग्री का फर्क होता है। तो 1 डिग्री आप मेजर भी नहीं कर पाओगे, तो लगभग लगभग एक सीधी रेखा में ये स्टार मिलता है। अब इस स्टार के बारे में बोला जाता है कि जैसे सूरज होता है तो वो बहुत ज्यादा चमकदार है, 250 गुना ज्यादा सूरज से भी चमकदार होता है ये नॉर्थ स्टार। अब अर्थ मान लो रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, बट नॉर्थ पोल तो अपनी जगह स्थिर रहेगा ना। तो जब नॉर्थ पोल अपनी जगह पर स्थिर है तो वो नॉर्थ स्टार जो है उसको भी एकदम सही स्टेशनरी लगता है। तो नॉर्थ स्टार एकदम स्टेबल रहता है अपनी पोजीशन पर। बाकी सारे जो ये आप तारे देख रहे हो इनका मूवमेंट होता रहता है। तो हमें कहीं पर भी दिशा कैलकुलेट करनी होती है तो हम इस स्टार को संदर्भ मान के चलते हैं, क्योंकि ये एकदम स्टेबल रहता है, बिकॉज हमारे नॉर्थ पोल के एकदम सीध पे है। पूरी पृथ्वी घूम रही है बट ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो पृथ्वी पे हम कहीं पर भी होंगे ना, तो हमें ये देखना है कि नॉर्थ स्टार कहां पर है, उसके रेफरेंस में ईस्ट वेस्ट साउथ हम इन तीनों दिशाओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेविगेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए 2 प्रश्न पूछता हूं आपसे। पहला तो नॉर्थ स्टार चर्चा में है, तो मेरे को बताइए, एक स्थिति होती है जिसको बोलते हैं रेड जाइंट, ये क्या होता है? और दूसरा, चूंकि हम लोगों ने पी नोट्स पढ़े तो इकोनॉमी से ही आपसे पूछता हूं और बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, एफपीओ क्या होता है बताइए कमेंट करके, और रेड जाइंट क्या होते हैं इसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे दैनिक क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।